हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, मैं हूं भरत अग्रवाल और स्वागत है आपका सक्सीड एमी जेई नीट चैनल पे, जहां पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 बोर्ड्स के लिए अभी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका आज लेक्चर नंबर 4 है। इसके बाद हम फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करेंगे और उसमें फिर देखेंगे कुछ 11th 12th के चैप्टर्स जो कि हम क्लास 10th में पढ़ सकते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पहले पिछले लेक्चर का रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और हमारा क्या क्या बचा हुआ है। तो आइए बच्चों, इस लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो भी कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ और टेलीग्राम चैनल पर ही सारा स्टडी मटेरियल जो है वो अपलोड होता है। और टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डाउट को डिस्कस कर सकते हो। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें हीट देनी पड़ती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एक और दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और जिसमें एक कंपाउंड से दो या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वन रिएक्टेंट और मैनी प्रोडक्ट। अब इसके भी तीन टाइप थे, कौन कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे पहला था, थर्मल। फिर दूसरा पढ़ा था हमने इलेक्ट्रो, या फिर दूसरा हमने पढ़ा था फोटो, यानी जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, यूवी रेस की प्रेजेंस में, है ना। और थर्ड पढ़ा था हमने इलेक्ट्रो। फिर बात की थी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। और फिर हमने बात करी थी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है? बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होता है इसके अंदर? एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। यानी क्या हुआ? या तो एडिशन ऑफ क्या हो जाए? ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ही केस में इसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन, है ना। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या दोनों हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन। आगे चल के आप क्या कहते हैं, आगे चल के आप अ, पढ़ोगे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी क्या हो जाता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मोस्ट इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। एक हो गया KMnO4, है ना। एक हो गया Cr2, K2Cr2O7, यानी पोटेशियम क्रोमेट। और ये क्या हो गया? पोटेशियम
पोटेशियम मैग्नेट, हाँ पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका क्या नाम हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Cu और O2 मिलके क्या बना रहे हैं, CuO बना रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, CH4 के साथ O2 हो गया, तो ये क्या बना लिया, CO2 बना लिया, तो C का तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है। देखो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम्स जो हो गए वो रिमूव हो गए और ऑक्सीजन एटम्स ऐड हो गए, या फिर दोनों हो गए, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। अब रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या होता है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन या दोनों, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या बोथ। देखो इस तरह से लिखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और बोथ, तो इस केस को क्या कहेंगे हम, रिडक्शन। या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या फिर दोनों हो जाए, तो इस केस को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के मैं आपको एक दो नाम बता देता हूँ, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, एक तो फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक हो गया आपका अर्थ मेटल्स, है ना, अर्थ के जो मेटल्स होते हैं जैसे कि फेरस हो गया, है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका काउंट कर सकते हो आप, है ना। या फिर Na सोडियम हो गया, है ना, तो वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Na क्या करता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या खेल है, अब एक चीज और ऐड हो जाती है हायर क्लासेस में, अब ये एक्स्ट्रा है तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें हम रेड पेन से लिखते हैं। और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसमें क्या हो जाएगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्स्ट्रा चीज है तो हमने इसको रेड में लिख दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो अगले साल पढ़ लेना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, CH3COOH प्लस H2 बन के क्या बन गया, CH3CH2OH। यहाँ पे क्या हुआ, CH3 का क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गए और H जो है वो ऐड हो गए। अब BaCl2, यहाँ पे ध्यान से देखो, BaCl2 में क्या हुआ, सल Cl के पास क्या हुआ, H ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और Ba के पास तो SO4 आ गया और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी इसमें से जो है एटम्स रिमूव हो गए। अब सर इसमें से एटम्स रिमूव भी मतलब जो H2 एटम्स है वो रिमूव भी हो रहे हैं और इसमें ऐड भी हो रहे हैं, तो सर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ ही में नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक एटम का तो क्या हो जाए ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो जाए रिडक्शन, तो एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब ही क्या होता है, रिडॉक्स प्लस ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो RED है वो रिडक्शन के लिए और OX है वो ऑक्सीडेशन के लिए, हेंस रेड प्लस ऑक्स यानी रिडॉक्स रिएक्शन काउंट हो गया। अब इसमें रिडक्शन किसका हुआ, एस H2SO4 का क्या हुआ, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये कहलाई रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक बात है। अब देखो इस वाले केस में, अब ये यहाँ पे एरो है ना, तो PbO का क्या हुआ, ये तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या हो गई, ऐसी वाली रिएक्शन को क्या कहे, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो,
उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको फाइंड करना है कि किस किस एलिमेंट्स का रिडक्शन हुआ है और किस किस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे एरोज है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देखो, तो अब किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Na का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन किसका हुआ इसमें, किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है, किसी का भी रिडक्शन नहीं हुआ। अब CuO से यहाँ पे क्या हो गया, Cu का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना, क्योंकि उसको क्या मिल गया, H2 एटम्स मिल गए। अब ऑक्सीजन को H2 एटम्स मिलेंगे तो क्या उसका रिडक्शन होगा, या H2 एटम्स को ऑक्सीजन मिला है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो है, यहाँ पे हम H2 और O2 के लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इस तरीके से नहीं काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। ठीक है, तो इस केस में रिडक्शन हो गया है। तो इस वाली रिएक्शन को हम नाम दे सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इस वाली रिएक्शन को हम नाम दे सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन इन केस ऑफ क्लास 10। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के जो क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जो है सिर्फ डीमेरिट्स दे रखे हैं कि ऑक्सीडेशन से सिर्फ नुकसान होता है, पर ऑक्सीडेशन से बहुत सारे फायदे भी होता है। जैसे कि आपके ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन, और आपके फूड को एनर्जाइज करता है या सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो एडवांटेज क्या हो गया ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे लिख देता हूँ, पीछे वाले पेज पे जगह खाली है। तो एडवांटेजेस ऑक्सीडेशन, है ना, एडवांटेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहला क्या हो गया, रेस्पिरेशन करता है ना। दूसरा क्या हो गया कि ये फ्यूल्स को बर्न करता है। ठीक है, और तीसरा क्या कह सकते हो कि ये डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करता है किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को। तो एक किसी केस में तो क्या हो गया, ये फायदा हो गया कि जो हमारा कचरा है उसको ये बायोडिग्रेड कर देता है। और किसी किसी केसेस में क्या होता है, इसके डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस हमको पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स पे जब ये अटैक करता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। और इसी को हमको पढ़ना है, क्योंकि जो हेल्प करता है वो तो हमको पता ही है कि रेस्पिरेशन में, तो वो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और जो फ्यूल्स को बर्न करता है वो आगे एक चैप्टर आएगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो उसमें पढ़ेंगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी, जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है ये भी हम बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। तो हमको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्योंकि हम स्ट्रेंथ से डील करते हैं, हम क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ साथ उस मेटल की जो प्रॉपर्टीज है केमिस्ट्री में, सॉरी, तो उससे डील करते हैं, तो हमको उससे बचने के तरीके बताने हैं, है ना। तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट such as moisture, acids, etc., which corrodes द मेटल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जिसमें क्या होता है कि मॉइस्चर या फिर एसिड कुछ रिएक्ट करके जो सब्सटेंस होता है या मेटल्स होता है उसको कोरोड कर देते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। जैसे कि आप सिल्वर चेन अगर आपका पेरेंट्स में से कोई पहनता है, तो आप उस पर देखोगे थोड़े टाइम बाद उस पर ब्लैक लेयर आ जाती है, तो वो क्या होती है, सिल्वर के ऊपर एजी ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेता है, AgO बना लेता है, और वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए वो ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो Cu रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या बना लेता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, जो कि ग्रीन कलर की होती है ना। और ब्राउनिश रेड कलर की कोटिंग आ जाती है आयरन के ऊपर, यानी आयरन रस्ट हो जाता है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन हमको पढ़ना है, इसी को हमने नाम दे दिया है रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसका एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। अब कोरोजन से डील करने के हमारे पास क्या क्या मेथड है, हम किस किस मेथड से कोरोजन को होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कि ऑयलिंग कर दो या ग्रीसिंग कर दो, है ना। उसके ऊपर जैसे आप बात करो कि जब मम्मी अचार बनाती तो उसके ऊपर बहुत सारा तेल डाल देती है ना, क्यों, क्योंकि ताकि वो जो हमारे जो अंदर फूड है
वो एयर से रिएक्ट करके क्या करे, उसके साथ ऑक्सीडाइज ना हो जाए, है ना, उससे ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसलिए हमारे उसमें ऑयलिंग उसमें पुट किया जाता है। अब आप रेंसिडिटी में पढ़ोगे जिसमें फूड पैकेट्स वगैरह जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग किस किस केसेस में और की जाती है, जैसे कि आप कभी किसी मोटर या जो गियर वाले मैकेनिज्म होते हैं उसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है। क्यों की जाती है, एक तो फ्रिक्शन कम करता है और साथ ही साथ वो एयर से उसका कांटेक्ट जो है वो हटा देता है, जिससे वो की रस्ट नहीं होता है। अब आप सोचो कि अगर आप बाइक चला रहे हो और अंदर ग्रीसिंग नहीं हुई हुई आपके गियर्स के अंदर और वो रस्ट हो गया, तो अब कभी चलते चलते आपके जो गियर्स है वो टूट सकते हैं, है ना। तो गियर टूटने का मेन कारण क्या होता है कि आपकी जो ऑयलिंग या ग्रीसिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। और फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम गलत हमने मेथड से बाइक या कार चलाई है तो उसकी वजह से क्या हुआ, गियर टूट गया। नहीं, आपका क्या हुआ है, रस्टिंग हो चुकी है गियर के अंदर, जिस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो चुकी है और उसी से आपका जो है वो टूट चुका है। ठीक है, एक ये मेथड हुआ रस्टिंग अवॉइड करने के लिए। दूसरा क्या मेथड होता है, पेंटिंग। अब इसमें पेंटिंग हमको कैनवास की तरह हमको पेंट नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखोगे कि अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है तो आपके कूलर का जो स्टैंड होता है उसके ऊपर पेंट किया जाता है, या कूलर के अंदर जो फैन होता है अगर वो मेटल का बना हुआ है तो उसको पेंट करते हैं, कूलर की बॉडी अगर मेटल की बनी हुई है तो उसको पेंट किया जाता है। या फिर आप देखोगे कि जो बहुत सारे डोर्स होते हैं वो अगर आयरन के बने हुए होते हैं तो उसको पेंट किया जाता है। चैनल गेट्स होते हैं उनको पेंट किया जाता है। क्यों, ताकि वो जो मॉइस्चर है उससे उसका कांटेक्ट तोड़ देवे या फिर ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट तोड़ दे, और जिससे कि हमारा जो अंदर वाला जो आयरन है या दूसरे मेटल्स है वो रस्ट या कोरोड ना हो। ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, पर किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, जिंक मेटल की। जिंक मेटल की जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन। अब जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है फेरस से, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था। फिर भी इसकी जो है प्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर। क्यों करते हैं ऐसा, तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब जिंक ऑक्साइड बना लेता है, जब आयरन के ऊपर, जैसे मान लेते हैं कि ये आयरन का स्लैब है Fe है, इसके ऊपर हमने जिंक की लेयर बना दी है। अब जब जिंक के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, जब O2 मॉलिक्यूल्स इससे रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, इस यहाँ पे क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। और जिंक ऑक्साइड की खासियत क्या होती है कि ये जो आयरन है इससे डिटैच नहीं होता है, यानी जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, किसी लोहा जब जंग लगा हुआ होता है तो उसके ऊपर हम ऐसे ऐसे हाथ फेरते हैं तो क्या होता है, आयरन रिमूव हो जाता है। यानी जब आप देखोगे कि अभी जब आपके घर में कूलर या फिर कोई डोर पेंट हो रहा होगा आयरन का, तो उसको पहले सैंड पेपर से रब किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि पहले से अगर उसके ऊपर कोई रस्टिंग वाला आयरन हो तो वो साफ हो जाए। क्योंकि अगर रस्ट वाला आयरन उस पर होगा तो आप सोचो कि ये वाली लेयर जो है ये गिरने वाली, ये लेयर है आयरन की जो रस्ट हो चुकी है ना, ये गिरने वाली है, और इसके ऊपर ही हमने पेंट लगा दिया तो ये लेयर तो वैसे ही गिरेगी, तो ये पेंट को लेके गिर जाएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि ZnO, मतलब जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ZnO बनाता है जो कि आयरन से चिपका रहता है, यानी वो गिरता नहीं है। और बाकी अदर मेटल्स, अदर मेटल्स फ्रॉम जिंक, इनकी क्या की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि उसका कांटेक्ट जो मेन हमारा जो मेटल है उससे उसका एयर का या मॉइस्चर का कांटेक्ट हट जाए। गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो मेथड है वो सेम है, बस खाली जो मेटल है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है वो डिफरेंट है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, आप इस तरह के एक कंटेनर लेते हो और जिंक प्लेटिंग करती है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, Zn+2 के आयंस होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, Zn+2 के आयंस। अब क्या करते हो, आप एक बैटरी से इसको कनेक्ट करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक एनोड होता है और एक आपका क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, तो एक क्या हो गया आपका, एनोड हो गया, और एक क्या हो गया आपका, कैथोड हो गया।
अब कैथोड पे तो आप क्या रखते हो, मेटल को रखते हो जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, और एनोड पे क्या रखते हो, वो मेटल रखते हो जिससे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी होती है, जिससे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी होती है। तो क्या होता है इस पे से, जैसे इसमें जिंक रखेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके ऊपर जिंक की लेयर फॉर्म हो जाएगी, और इसी से क्या कहते हैं हम इसको, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये बैटरी है, आप इसको अ, अच्छे से डायग्राम को देखना, और ये वाला जो भी ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये आप एनसीईआरटी से या फिर एस चांस से बिल्कुल से आप आज जाके इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया है, और ये बहुत थ्योरी वाला टॉपिक है ना, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और थ्योरी ऐसे ही सुनने से नहीं आती। तो पढ़ के इसके नोट्स बना लेना, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसका अच्छे से नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, एस चांद इसलिए प्रेफर किए क्योंकि मैं पर्सनली उसको यूज कर चुका हूँ। ठीक है, why we apply paint on iron nails, so we apply paint on iron nails because the paint cut off the contact of moisture or air from the iron nail which prevent rusting, that's why we apply paint on iron nails। ठीक है, अब बात करते हैं रेंसिडिटी की, है ना। तो ऑक्सीडेशन से सबसे पहले तो क्या हुआ था, कोरोजन, और दूसरा जो है वो होती है रेंसिडिटी। When food containing fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. This is called rancidity। अब हम जो अचार वाली बात कर रहे थे उसमें क्या होता है कि जो वेरियस वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और वेजिटेबल फैट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर से कांटेक्ट करके उसका जो टेस्ट और स्मेल है उसको सड़ा देते हैं, यानी ऐसे बात करें कि इसका टेस्ट चेंज कर देते हैं और स्मेल भी चेंज कर देते हैं, यानी फूड क्या ऑक्सीडाइज हो चुका है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एप्पल, एप्पल को जैसे ही आप खुले में रखते हो वो थोड़ी देर बाद काली हो जाती है, वो क्या हो जाता है, वो रेंसिड हो जाती है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो चुकी है ना। एग्जाम्पल, व्हेन एप्पल is cut and put in open। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है रेंसिडिटी का, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो आप डाल सकते हो, और जैसे फूड पैकेट्स की जब पैकेजिंग होती है तो उसमें नाइट्रोजन गैस को आप ऐड कर सकते हो, यानी फ्लशिंग पैकेट्स विद N2 गैस, क्या जो ऑक्सीजन अंदर थी वो सारी निकाल ली और N2 गैस जो है वो अंदर डाल दी, या फिर आपने एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर उसको पुट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपने खाकरा परचेज किया होगा ना, तो वो एयर टाइट आता है, यानी जैसे ही आप उसको कट करते हो उसमें फ्लश होती है एयर अंदर। तो वो एयर टाइट क्यों बनाते हैं, ताकि, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उसके अंदर रहेगी तो खाकरे की जो लाइफ टाइम होती है, जैसे आप गुजरात वगैरह या फिर मम्मा आपकी खाकरे बनाती है तो वो 3 दिन तक चलते हैं, है ना। पर अब उसको पैकेज करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, एयर टाइट बना देते हैं, यानी ऑक्सीजन ही निकाल देते हैं, और उसमें लिखा होता है कि जब ओपन करें तो उसके अंदर कितने दिन के अंदर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उस पर डेट्स लिखी हुई होती है। अब कीपिंग फूड इन कोल्ड प्लेसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर्स में भी आप फूड को जब रखते हो तो वो ऑक्सीडाइज कम होता है, क्यों, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल और वो जो लेयर फ्रिज के अंदर है ना, तो फ्रिज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो तो रिएक्ट कर चुकी है, और वो एक कंटेनर ऐसा बन चुका है जिसमें लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो वो बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्रिज में भी आप बहुत दिन तक कुछ चीज को रखते हो तो वो भी खराब होती है। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, यानी कितनी ज्यादा उसके अंदर कंपाउंड्स है कि वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। जैसे एप्पल को भी आप अगर फ्रिज के अंदर भी रखते हो तो ज्यादा दिन तक नहीं चलती, 1 दिन तक वो खराब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप डोर ओपन करोगे, डोर क्लोज करोगे, उसके अंदर ऑक्सीजन तो आएगी और जाएगी। अब कीपिंग फूड इन डार्क प्लेस, अब इसका क्या मतलब है, जैसे कुछ फूड के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है जिससे क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब पढ़ी थी तो क्या हुआ था, AgCl जो था वो Ag और Cl में कन्वर्ट हो गया था, है ना। तो आप फूड को डार्क प्लेस में भी रख सकते हो, जैसे बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ था कीप इट इन ड्राई एंड डार्क प्लेस अवे फ्रॉम द सनलाइट, ऐसी चीजें लिखी हुई आती है। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर जो फूड है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ हो सकता है अगर आपने उसको सनलाइट में रखा।
फिर वैक्यूम पैकेजिंग कर दो। वैक्यूम से क्या होता है कि जो अंदर की एयर है वही उसके कांटेक्ट में है, बाकी एयर जो है वो कट ऑफ हो चुकी है, यानी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे आप रेंसिडिटी को रोक सकते हो। अब एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि कैन वी पुट स्पून ऑफ जिंक इन एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक और एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना कि आप इसको क्या ऐसा कर सकते हो क्या, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसका एक हो सकता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर नीचे इसके हिंट दे रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हम इसको रख सकते हैं साथ में या नहीं रख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 होता है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स सिचुएशन वो कंप्लीट होता है। एक टॉपिक आपको पढ़ना है कौन सा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला, जिसमें आपको जब आप एनसीईआरटी का एस चांस से पढ़ोगे तो इसमें बहुत अच्छी आपको डिटेल दे रखी है किस टॉपिक्स पर, कोरोजन के ऊपर, फिर ऑयलिंग ग्रीसिंग के ऊपर, फिर पेंटिंग के ऊपर भी अच्छा खासा टॉपिक दे रखा है, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका सीधा सीधा 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि गैल्वेनाइजेशन को आप एक्सप्लेन करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आप एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, पर उसकी जो थ्योरी है वो आपको देखनी है। डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से डायग्राम आपको याद करना है। फिर हम रेंसिडिटी के ऊपर भी अच्छा खासा थ्योरी दे रखी है, तो वो भी आपको पढ़नी है। फिर मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी आपको मैंने एक जगह पे बता दी है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉरी होमवर्क और देता हूँ। अब सारे ही क्वेश्चन जो सक्सीड एमी की शीट में है उसको आपको कंप्लीट करना है। वर्कशीट जो है, जिसको हम प्यार से शीट बोल देते हैं, वर्कशीट जो है इसको कंप्लीट करनी है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेकंड, एस चांद या फिर एनसीईआरटी आपको रीड करनी है अच्छे से, रीड थॉरोली। ठीक है। और थर्ड आपको क्या करना है, रिवाइज करने हैं आज के लेक्चर नोट्स। एस चांद पेड प्रमोशन नहीं है, ये बताना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब की जो नई कम्युनिटी गाइडलाइंस आई है उसके तहत अगर आप पेड प्रमोशन करते हो तो कुछ आपके ऊपर बाउंडेशंस होती है। तो ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने पर्सनली यूज किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लिंक आपको मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो अगर आपने परचेज नहीं किए तो ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको बता दो कि चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पे, सक्सीड एमी जेई नीट यूट्यूब चैनल पे। और बहुत ही जल्द केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और इस साल आपके सिर्फ 4 चैप्टर है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करके फिर हम फाउंडेशन कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।